लोग असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस प्रकार से हुई थी उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। आपको बोर्ड पे अब स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, ठीक। 12 फरवरी 1922 गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की और इसका निर्णय कांग्रेस ने कहाँ लिया था? बारदोली। ये बारदोली बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि निर्णय कहाँ पे लिया गया? बारदोली में, ठीक है। और गांधी जी 10 मार्च को गिरफ्तार होते हैं, उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और लेकिन मई 1924 में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए 1922 का मैटर था, क्योंकि 10 मार्च को गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब उस समय भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उस राजनीतिक परिदृश्य से अपने को सामंजस्य बैठाते हुए उसको आंदोलन को संचालित कर सकता या उसे आगे बढ़ा सकता, कोई ऐसा नहीं था। और उन लोगों के सामने ये संकट ये हो गया था कि अब करें तो क्या करें, ठीक है। तो 10 मार्च को गांधी गिरफ्तार होने के बाद जून 1922 में, ठीक है, एक बैठक बुलाई गई इलाहाबाद में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता किया था उस समय हकीम अजमल खां। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। कहां पर बैठक हुई थी? जुलाई में। कब? इलाहाबाद में, जून 1922 में। देखिए दिमाग में पिक्चर जरूर बैठाइएगा, तब आपको भूलेगा नहीं। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, 12 फरवरी गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया, 10 मार्च गांधी गिरफ्तार और जून 22 में इलाहाबाद में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में एक बैठक कांग्रेस की बुलाई गई और उसमें क्या किया जाए, आंदोलन को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, उस पर निर्णय करने के लिए चर्चा की गई, ठीक है। अब देखिए उसमें चर्चा के दौरान यह उभर कर आया, कांग्रेस पार्टी 2 मतों में विभक्त हो गई, ठीक है। एक मत ये कह रहा था कि हमको सरकार के साथ असहयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। और एक मत कह रहा था कि चूंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी का चल रहा था, वो मत कह रहा था कि हमको असहयोग ही करते रहना चाहिए सरकार के साथ, ठीक है। जो प्रथम मत था कि असहयोग नहीं करना चाहिए, उसका सिद्धांत था कि हम लोग चुनाव में भाग लें, विधानसभाओं में प्रवेश कर सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम लोग विरोध करें। एक मत वो था, ठीक है। दूसरा मत कह रहा था, चूंकि गांधी गिरफ्तार हो चुके थे, तो दूसरा मत ये कह रहा था कि नहीं, अब हम लोगों को जो है रचनात्मक कार्यों की तरफ अपने को लगाना चाहिए, जैसे हरिजन उद्धार की, ठीक है, मद्य निषेध के लिए, ठीक है, स्वदेशी अपनाने के लिए, इस सब की चर्चा की जाए। एक मत ये था और एक मत कह रहा था कि हमको सरकार के साथ अब असहयोग की नीति को त्याग कर उनके साथ जुड़कर उनके कार्यों का विरोध करना चाहिए, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहां पर 1922 की बात है, 1922 कब? जून 1922। जो दूसरा मत था, ठीक है, जिसने कहा कि नहीं हमको असहयोग ही करते रहना चाहिए, उसको अपरिवर्तनवादी कहा गया। क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी, ठीक। यानी कि यह परिवर्तन नहीं चाहता था। इसमें शामिल होने वाले कौन कौन थे अपरिवर्तनवादी में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल।
ये तीनों क्या थे? अपरिवर्तनवादी। चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि रचनात्मक कार्य किया जाए। रचनात्मक कार्य में क्या होना था? एक होना था हरिजन उद्धार से संबंधित, ठीक। दूसरा होना था कि मद्य निषेध, और फिर हमको स्वदेशी अपनाने की, स्वदेशी यानी कि हमारे यहाँ जो बहिष्कार था, ठीक, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, वो बहिष्कार जारी रखे और स्वदेशी जैसे चरखा, कताई बुनाई से संबंधित चीजें, ठीक है, हमको मतलब खादी के वस्त्र के प्रयोग की, इस सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक। ये कौन था? अपरिवर्तनवादी। उसमें शामिल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये पूछ सकता है, पूछने की संभावना भी है कि अपरिवर्तनवादी कौन कौन थे। तो एक ये गुट हो गया। दूसरा गुट था जो परिवर्तनवादी था। दूसरा गुट परिवर्तनवादी। इस गुट में शामिल होने वाले थे मुख्यतः आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक। इनका ये मानना था कि हम लोग सरकार के साथ जो बहिष्कार की नीति अभी तक हम लोगों की चल रही थी, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम पारित हुआ था, उस अधिनियम के तहत जो पहला चुनाव 1920 में हुआ था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी कि बहिष्कार किया था। और असहयोग आंदोलन में भी इसने बहिष्कार की नीति का पालन किया। बहिष्कार की नीति में क्या था इनका कि स्कूलों का, कॉलेजों का, सरकारी नौकरियों का, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, जो प्रशस्ति दी गई है नेताओं को उनका बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, यानी कि बहिष्कार की नीति पर हम लोग चलते रहे। 1919 के अधिनियम के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो 1920 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फिर 3 साल बाद चुनाव होना था, यानी कि 1923 में चुनाव होना था। इन परिवर्तनवादी का मत था सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। इनका मतलब था कि हम लोग विधानमंडलों में प्रवेश करें और वहां की सरकार की जन विरोधी नीतियों का हम लोग विरोध करें, ठीक है। ये इनका मत था। अब देखिए, जून की घटना थी 1920। इसके बाद दिसंबर 1922, ठीक, गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गया कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसमें ये लोग कोशिश किए कि हमारी जो परिवर्तनवादी थे कि हमारी मांग को मान लिया जाए और हमको विधानसभाओं में प्रवेश करने के लिए चुनाव में भाग देने की अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन इस गया कांग्रेस अधिवेशन में यह चीज शामिल मतलब क्लियर नहीं हो पाया, इनकी मांग को माना नहीं गया। और उस समय सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। सी आर दास, इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद देखिए, ये दिसंबर की घटना है 1922 की, और 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी, ठीक। इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। स्थापना किसने किया?
सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब किया? 1 जनवरी 1923 को। अब जरा सोचिए, 1 जनवरी 1923 के पहले 1922 में जो 4 प्रमुख घटनाएं थी, जो 4 प्रमुख डेट आपको याद रखनी है, वो डेट कौन कौन सी है? 5 फरवरी 1922 को याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड। 12 फरवरी 1922 याद रखिएगा, आंदोलन स्थगित होना। ठीक। 10 मार्च 1922 याद रखिएगा, गांधी की गिरफ्तारी। ठीक। उसके बाद आप 1 जून या जून याद रखिएगा, जून 1922 इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक, हकीम अजमल की अध्यक्षता में। ठीक है, ये बैठक हुई। इस बैठक में अन्य जो सदस्य शामिल थे उसमें सी.आर. दास थे, राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर अंसारी थे, सेठ चौथानी थे, ठीक, जमनालाल बजाज थे, ये सब इसमें शामिल थे। बैठक में 2 पक्ष में, 2 भागों में विभाजित मत में, एक कौन सा था? परिवर्तनवादी का, एक अपरिवर्तनवादी का। अपरिवर्तनवादी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे और वल्लभ भाई पटेल थे। वो चाहते थे कि रचनात्मक कार्यों को ही आगे बढ़ाया जाए। ठीक। और परिवर्तनवादी कौन थे? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। वो चाहते थे कि हमको विधानमंडलों में प्रवेश कर सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको दिसंबर में 1922 गया कांग्रेस, जिसमें ये पारित करवाना चाह रहे थे लेकिन पारित नहीं हो पाया। सी.आर. दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने 1 जनवरी 1923 को अखिल या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? एक सी.आर. दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अब देखिए 1923 में घटना क्या होती है, वो हम चलते हैं आगे। पहला आपका हुआ क्या? 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी। ठीक। इसके बाद आप आइएगा सितंबर 1923। ठीक। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देखिए, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था, प्रतिवर्ष होता था। लेकिन कभी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वार्ता करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। ठीक है। ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1923 में। ठीक है। कहां पर? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। ठीक। इसमें यह निर्णय लिया गया कि परिवर्तनवादियों की मांग कि उनको विधानमंडलों में, ठीक है, या काउंसिलों में चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है। इसमें यह निर्णय लिया गया, ठीक, कि उनको दे दिया जाए। ठीक। तो जब अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में यह विशेष अधिवेशन सितंबर में हुआ, ठीक है, तो भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। और फिर नवंबर में, जरा सोचिए, नवंबर में 1923 में चुनाव हुआ जिसमें स्वराज पार्टी के लोग शामिल हुए और इनको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण सफलता में क्या हुआ कि केंद्रीय, ठीक है, जो केंद्रीय विधानसभा इसमें उस समय सीट थी 105। उस 105 में से 47 सीटों पर स्वराज पार्टी के लोग विजय हुए केंद्रीय विधानसभा में। ठीक। दूसरा
इसके साथ साथ प्रांतों में बंगाल, मध्य प्रांत में ये बहुमत में आए, ये दोनों में क्या आए, बहुमत में। ठीक, और उत्तर प्रदेश, बंबई में इनको सफलता मिली, मतलब अच्छी सफलता मिली, बहुमत में तो नहीं आए, अच्छी सफलता मिली, सफलता मिली। और पंजाब और मद्रास, पंजाब प्लस मद्रास में असफल रहे, असफल। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। नवंबर 1923 चुनाव होता है, केंद्रीय विधानसभा की 105 सीटों में से 47 सीटों पर स्वराज पार्टी को विजय प्राप्त होती है। ठीक, मध्य प्रांत बंगाल में भी बहुमत में आते हैं, बंबई और उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिली, लेकिन पंजाब और मद्रास में ये सफल नहीं हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसको आप नोट करते जाइएगा। ये घटना कब की है, 1 जनवरी, मतलब नवंबर 1923 की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 1924 में आइए, 1924 में स्वराजवादी या स्वराजवादियों ने, जो स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने सरकार के साथ विधानमंडलों में प्रवेश कर उनके साथ असहयोग किया और कई कार्यों को संपन्न कराने का काम किया। ठीक है, जो जन विरोधी कार्य थे उस पर इन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन और बहुत से महत्वपूर्ण कार्य थे जिसपे इन्होंने उसको सरकार से मनवाने का प्रयत्न किया और वो मान भी ली गई। जैसे 1924 में क्या हुआ, एक मूडी मैन कमेटी, मूडी मैन कमेटी यह गठित की गई। ठीक, गठित क्यों की गई, 1919 के अधिवेशन के अधिनियम के अनुसार, ठीक है, किस तरीके से शासन व्यवस्था अभी तक चली है उसकी जांच के लिए। ठीक है, मूडी मैन कमेटी, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर मूडी मैन। ठीक है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल थे। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 6 थी, 6 में 4 भारतीय भी इसमें शामिल थे, 6 में 4 भारतीय, और 4 भारतीयों में जो शामिल थे वो तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और शिव स्वामी अय्यर और आरपी परांजपे, आरपी परांजपे। ठीक है, एक आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर वैसे बहुत गहराई की क्वेश्चन अगर आए तब तो ये पूछे जाने की संभावना है, वरना अगर नहीं भी याद है कोई। जी सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, मैं नाम रिपीट कर, रुकिए बेटा, अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी। ठीक है, वह 1919 के अधिनियमों की जांच करने के लिए, ठीक है, उससे क्या प्रशासनिक प्रगति हुई थी उसकी जांच करने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 6 थी और 6 में 4 भारतीय थे। वो 4 भारतीय का नाम था तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, शिव स्वामी अय्यर और आरपी परांजपे, ये नाम थे। ये जैसे आईएएस के क्वेश्चन नहीं होते, आईएएस में पूछे जाने की संभावना इसकी अधिक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का स्वरूप एक कमीशन भी बदल रहा है तो मुझे लगता है कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सके, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे शामिल थे
इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या किया स्वराजवादियों ने कि कपास पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, कपास पर उत्पाद शुल्क और नमक कर की कमी, नमक कर में कमी, ये दोनों कार्य भी करवाने का काम स्वराजवादियों ने किया। इसके साथ साथ एक काम और किया इन्होंने कि श्रमिक वर्गों की रक्षा, श्रमिकों की रक्षा तथा संगठनों को महत्व देने का कार्य किया गया। और इसके साथ एक कार्य और इन्होंने संपन्न कराया कि जो दमनात्मक कार्रवाई थी, दमनात्मक कार्यवाही सरकार की जो थी उससे मुक्ति दिलाने का कार्य किया। एक कार्य स्वराजवादियों ने संपन्न किया। और स्वराजवादियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप में ना आए, हो सकता है कि उन्होंने क्या कार्य किए, लेकिन इसके आने की संभावना अधिक है मूडीमैन कमेटी की, और बाकी नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष पद पर को नामित करवाने में सफल हो गए। कब, किसको, केंद्रीय विधान सभा क्या बनाया, उसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन बना, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इस पे वो बनवाने में सफल हो गए। यानी कि सदन की कार्रवाई का जो प्रमुख व्यक्ति है उस पे भारतीयों को बैठाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। नाम क्या था, विट्ठल भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये तथ्य जरूर याद रखिएगा कि केंद्रीय विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल को स्वराजवादी अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ स्वराजवादियों ने जो कार्य किया, हो गया। अब देखिए स्वराजवादी इसी बीच 1924 में, ये 1924 की घटना है, 1924 में, ठीक, नवंबर माह में C.R. दास और गांधी के बीच एक समझौता होता है जिसे दास गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दास गांधी पैक्ट, या इसको गांधी दास पैक्ट या दास गांधी पैक्ट कहा जाता है। C.R. दास और गांधी के बीच में कब हुआ था, नवंबर 1924 में, जिसमें यह कहा गया था, स्वीकार किया गया था कि स्वराजवादी कांग्रेस का अभिन्न अंग हो मानकर अपने को, ठीक है। यानी कि स्वराज कांग्रेस से अलग नहीं थे, स्वराजवादी कांग्रेस से अलग नहीं थे, कांग्रेस के अभिन्न अंग होकर ये विधानमंडलों में और अन्य चुनाव में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। यानी कि कांग्रेस का एक अंग था, ना कि कांग्रेस से स्वतंत्र था। ये किसमें हुआ था, गांधीदास पैक्ट में। कब हुआ था, 1924 में, ठीक है। और उसके बाद ये भाग लेते रहे, इनको सफलता भी मिली। लेकिन 1925 में, 1925 कब, जून में C.R. दास की मृत्यु हो गई, C.R. दास की मृत्यु, ठीक है। और यहां से फिर स्वराजवादी जो है कमजोर होते गए और स्वराजवादी दो गुटों में बंट गए, ठीक। एक गुट जो है इनका था, एक गुट इनका था कि प्रत्युत्तरवादी, और दूसरा गुट था अप्रत्युत्तरवादी, रिस्पॉन्सिव गुट और नॉन रिस्पॉन्सिव गुट। प्रत्युत्तरवादी में जो शामिल थे
वो शामिल उसमें थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक, एनसी केलकर, एनसी केलकर और एम आर जयकर, एम आर जयकर। ठीक है। कांग्रेस के अंदर विरोध का प्रश्न इसलिए भी उठा था कि वो सी आर दास को देखिए, चूंकि बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आए थे और ये फिर भी वहाँ उन्होंने प्रमुख सी आर दास ने कोई पद लिया नहीं था। ठीक है। लेकिन कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में तांबे, क्या नाम था मध्य प्रदेश में? तांबे, तांबे, और उसके बाद एम आर जयकर, जयकर। तांबे ने क्या किया कि गवर्नर की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बन गए। ठीक है। जबकि कांग्रेस स्वराजवादी ये चाहते थे कि हम उसके साथ मिलकर कोई काम नहीं करेंगे। किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। लेकिन तांबे एक स्वराजवादी थे जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्य बन गए, और जयकर ने भी कहा कि हमको सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। तो इस मुद्दे पर स्वराजवादी दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अंत में क्या हुआ, चूंकि सी आर दास की 1925 में मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जब ये कमजोर होना शुरू होते हैं तो 1926 में कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहती है कि अब हम खुद विभिन्न जो चुनाव आने वाले हैं उसमें हम लोग खुद ही भाग लेना शुरू कर देते हैं। और इसलिए जो स्वराजवादियों का एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य किसके पाले में चला गया? कांग्रेस के। यानी कि स्वराजवादी क्यों गठित हुए थे कि हम विधानसभा के चुनावों में, केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और जब कांग्रेस इसको स्वीकार कर ली तो उसी समय उसके बाद स्वराजवादियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अच्छा, काउंसिल के चुनावों में स्वराजवादियों ने एक महत्वपूर्ण सफलता ये हासिल की थी कि कलकत्ता का जो मेयर था, कलकत्ता, ठीक, वहां मेयर पद पे सी आर दास चुने गए थे, सी आर दास। पटना के मेयर पद पर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ठीक। और उसके बाद इलाहाबाद के मेयर पद पर जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और अहमदाबाद के मेयर पद पर आपको वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। ठीक है। ये इनकी एक सफलता थी। अब हम कांग्रेस के बाद जब 1926 में इन्होंने इसमें भाग ले लिया कि कहा कि अब हम खुद ही चुनाव में भाग लेंगे, इसलिए स्वराजवादियों का अस्तित्व कमजोर हो गया और समाप्त हो गया। इसी बीच जरा देखिएगा, एक जब 10 मार्च 1922 को गांधी गिरफ्तार होते हैं तो उनको मई 1924 में छोड़ दिया जाता है, गांधी रिहा। ठीक है। तो उस समय 1922 से लेकर और 1928 तक हमारे देश में काफी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफी मनमुटाव बढ़ गया था। जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता 1916 से कायम हुई थी, वह एकता कब टूट गई? 1922 में। 6 साल की एकता रही इनकी। ठीक है। उसके बाद से कभी पूरे 1947 तक कभी मुसलमान और हिंदू एक होकर कोई कार्य नहीं किया। ठीक है। तो ये 1923 से लेकर 22 से लेकर 1928 तक काफी सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
और 1924 में जब गांधी रिहा होते हैं मई 1924 में, तो यह 21 दिन का उपवास करते हैं, 21 दिन का उपवास करते हैं। और किस लिए? हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए। और उसके बाद सितंबर जो है, सितंबर 28 सितंबर से लेकर शुरू के 2 अक्टूबर के बीच, अक्टूबर के बीच, कब? 1924 में, ये हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय पंचायत समिति का गठन करते हैं। ठीक है, कब? 28 सितंबर एक बैठक होती है और उस बैठक में, ठीक है, यह केंद्रीय राष्ट्रीय पंचायत समिति को गठन करते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और सदस्यों में शामिल कौन होता है? हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, और आपके इसके सदस्यों में हकीम अजमल के साथ मास्टर सुंदर सिंह, मास्टर सुंदर सिंह, तेज बहादुर शप्रू, तेज बहादुर शप्रू, ये सब इसके सदस्य बनते हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए केंद्रीय राष्ट्रीय पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन था, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी, और 1924 में हिंदू मुसलमान एकता के लिए यह गठित की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसी बीच स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रीय भी आंदोलन स्टार्ट हुए थे। चूंकि ये प्रश्न जानना आवश्यक इसलिए है कि पूछा जा सकता है कि कहाँ कौन से आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो एक आंदोलन आपका हुआ था नागपुर का झंडा सत्याग्रह, यह आपका हुआ था 1923। ठीक, नागपुर का झंडा सत्याग्रह। दूसरा हुआ था 1923 में वरसाड़ सत्याग्रह। अभी मैं इसकी चर्चा कर दूंगा क्या क्या इसमें। ठीक है, फिर आपका 1922-23 में गुरु का बाग सत्याग्रह। ठीक, और 1924 में आपका 1924-25 में, पहले 24 लिख लीजिए, 24 में तारकेश्वर सत्याग्रह, तारकेश्वर सत्याग्रह। और 1924-25 में आपका वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह। मैं पुनः आपको रिपीट करा दे रहा हूं। 1923 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह, 1923 में ही बरसाड़, ये बरसाड़ को खेड़ा के पास में, बारदोली के पास में, या इसको खेड़ा कह दीजिए, खेड़ा के पास में यह क्षेत्र स्थित था। ठीक, और 1922-23 में गुरु का बाग सत्याग्रह, 1924 में तारकेश्वर सत्याग्रह, और 1924-25 में वायकोम सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह था नागपुर में कि कांग्रेस के झंडे का प्रयोग करने के लिए ये क्षेत्रीय था। नागपुर के जो क्षेत्रीय, वहां मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि आप इस झंडे का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके खिलाफ ही सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1923।
वर्षाड़ सत्याग्रह क्या था कि वर्षाड़ में उस समय काफी डकैतियां हुआ करती थी। उन डकैतियों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों की भर्ती की व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रत्येक वयस्कों के ऊपर 2 रुपए 7 आने का कर लगाया गया था। ठीक है, कि डकैती की घटनाओं को हम रोक सकें। इसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था 1923 में वर्षाड़। ठीक है, और गुरु का बाग सत्याग्रह, ठीक है, इसमें यह पंजाब में हुआ था। इस सत्याग्रह में हुआ था कि एक पेड़ लगाने की उसमें, ठीक है, गुरु प्रबंधक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वहां के महंत के बीच में यह सत्याग्रह मतलब विवाद हुआ था। उसके खिलाफ यह सत्याग्रह हुआ था 1922-23। तारकेश्वर सत्याग्रह कब हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। तारकेश्वर सत्याग्रह बंगाल, ठीक है। वहां एक भ्रष्ट महंत को अपदस्थ करने के लिए 1924 में यह सत्याग्रह चलाया गया था। और 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। यह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में मंदिर में प्रवेश करने के लिए टी.के. प्रकाशम ने यह सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक, तो यह उस समय 1925 के दौरान या 1922 से लेकर 25 के दौरान की यह महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, आप इसको केवल नोट कर लीजिए कि ये सत्याग्रह कब कब किस सन में हुए थे। अब हम आगे चलते हैं। अब 1927 का जो वर्ष था वो भी काफी महत्वपूर्ण वर्ष रहा। तारकेश्वर है कि तारकेश्वर? जी सर तारकेश्वर है कि तारकेश्वर सत्याग्रह? तारकेश्वर बेटा, तारकेश्वर बंगाल में। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आते हैं 1927। एक महत्वपूर्ण वर्ष ये भी रहा 1927। आप लोगों ने साइमन कमीशन का नाम सुना होगा। साइमन कमीशन, इसको कहते हैं साइमन आयोग। ठीक है, देखिए यह कमीशन के गठन की घोषणा, देखिए इससे संबंधित कुछ डेट आप दिमाग में रखिए। 1927 इस कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर। ठीक, ये 8 नवंबर 1927 को गठन की घोषणा की गई। कहां? इंग्लैंड में। उसके बाद यह कमीशन भारत आता है। भारत कब आता है? पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचा? बंबई में यह पहुंचा कमीशन। ठीक, 3 फरवरी के बाद यह कमीशन 31 मार्च 1928 को वापस चला गया, वापस लौट गया। कहां चला गया? इंग्लैंड फिर चला गया। ठीक, उसके बाद यह पुनः लौटकर आता है अक्टूबर 1928 में, पुनः वापस आया। ठीक ठीक, उसके बाद यह अक्टूबर 1928 में आया। फिर यह 13 अप्रैल 1929 को पुनः इंग्लैंड गया, पुनः इंग्लैंड गया। ठीक, देखिए क्रम से अगर डेट आपके दिमाग में आ गई, आप बहुत ही अच्छा, पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपके फैक्ट्स गलत नहीं होगी। 1927, अच्छा एक और आगे बढ़ लेते हैं तब। और यह मई 1930 में
रिपोर्ट प्रकाशित किया, रिपोर्ट प्रकाशित किया। अब साइमन कमीशन से संबंधित ये डेट अगर आपको दिमाग में है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 8 नवंबर 1927 को घोषणा हुई साइमन आयोग के गठन की इंग्लैंड में। 3 फरवरी 1928 को बंबई आया, 31 मार्च 1928 को पुनः वापस गया, फिर अक्टूबर 1928 में पुनः वापस आया, 13 अप्रैल 1929 को पुनः इंग्लैंड गया और मई 1930 को इसने रिपोर्ट प्रकाशित की। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अभी पहली बात, क्या इसका उद्देश्य क्या था गठन होने की? ठीक है, गठन होने का क्या कारण था? देखिए, एक महत्वपूर्ण अधिनियम आपका 1919 में आया था, 1919 का अधिनियम, ठीक है, जिसमें डोमिनियन स्टेट्स देने की बात की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी। औपनिवेशिक स्वराज का अर्थ भी मैंने आपको समझाया था कि हम इंग्लैंड की अधीनता को स्वीकार करते हुए भारत का जो शासन प्रशासन वो भारतीयों के द्वारा संचालित हो, इसकी बात की गई थी। इस 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि 10वें वर्ष इसका पुनरावलोकन किया जाएगा कि क्या स्थिति रही, स्वायत्त शासी सरकार के गठन में हम कितना प्रगति किए, इसकी गठन की बात की गई थी। यानी कि 1919 के 10 वर्ष बाद 1929 में गठन होना था, लेकिन उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वो सरकार को ये लगा कि अगर हम इस समय नहीं 1929 तक हो सकता है कि हमारी सरकार बदल जाए और यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार आ जाए तो भारतीय समर्थक आयोग का गठन हो सकता है। इस वजह से उसने क्या किया, 1927 में ही साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कर दी। एक काम ये हुआ, जब कभी पूछा जाए तो प्रश्न यही रहेगा, गठन का उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए कि हम कितना प्रगति कर चुके हैं, ठीक है। और उस समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस साइमन कमीशन में, साइमन आयोग में उस समय वहां इंग्लैंड के सभी पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल थे। सभी पार्टियों का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव पार्टी, पार्टी के सदस्य भी इसमें शामिल थे, लेबर पार्टी के सदस्य भी शामिल थे और लिबरल पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, लिबरल पार्टी के सदस्य भी शामिल। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं और लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कमीशन काफ़ी दे रहा है कि बहुत गहराई के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। कभी आ सकता है, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो साइमन कमीशन में शामिल होने वाले सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के थे, या साइमन कमीशन में सदस्य शामिल होने वाले सदस्य कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के थे, या साइमन कमीशन में शामिल होने वाले सदस्य कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल पार्टी के थे। तो ये तीनों पार्टी के सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। एक बात ये महत्वपूर्ण हो गई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि इस कमीशन में, साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन सारे सदस्य
सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसका भारतीयों ने बड़ा विरोध किया, बहुत विरोध इसका हुआ कि हमारे शासन प्रशासन की जांच करना है और हमको शामिल नहीं किया गया, और सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। इस अंग्रेज जो सदस्य इसमें शामिल थे, साइमन तो उसके अध्यक्ष थे, इसके साथ जो शामिल थे एक का नाम था बर्नहम, दूसरे का नाम था स्ट्रेथकोना, तीसरे का नाम था लेन फॉक्स, चौथे का नाम था कैडेगन, पांचवे का नाम था इटली, ठीक है, और छठे का नाम था बार्नोन हार्ट सोर्न। ठीक, ये 6 सदस्य हो गए। ये 7 सदस्यीय था, 7 सदस्यीय, ठीक, और सभी के सभी अंग्रेज थे। एक साइमन अध्यक्ष था, बर्नहम, स्ट्रेथकोना, लेन फॉक्स, कैडेगन, इटली और बर्नोन हार्ट सोर्न, ये इसके सदस्य थे। अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन कमीशन पूछ ले, हम उसका उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, इस विधि से हम चाहते हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए। ये सदस्यों, इस सदस्य को आप लोग नोट कर लें। आगे चलते हैं। इसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ, भारतीयों ने विरोध इसलिए किया, कहा कि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, हमको भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, और जब साइमन बंबई में पहुंचा 3 फरवरी 1928, यह कमीशन जब कहां पहुंचा, बंबई में, तो नारा क्या लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस नारे को लिखने वाले कौन थे, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। साइमन का विरोध करने के लिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इस नारा का गढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, और पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, खलीकुज्जमा, इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में, लखनऊ में इसका विरोध किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने विरोध किया। तमिलनाडु में टी प्रकाशन ने इसका विरोध किया। मतलब सभी लोगों ने विरोध किया। अगर पार्टी के स्तर पर देखा जाए, पार्टी के स्तर पर साइमन का विरोध करने वाले कौन कौन से लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस, दूसरा आपका मुस्लिम लीग, तीसरा आपका हिंदू महासभा, उस समय गठित हो गई थी। ठीक है, हिंदू महासभा, ठीक, और लिबरल पार्टी, लिबरल फेडरेशन, ठीक है, इस सब लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन मुस्लिम लीग से मोहम्मद शफी, क्या नाम है, मोहम्मद शफी, इनसे अलग होकर, मुस्लिम लीग से अलग होकर साइमन का समर्थन कर दिए। ठीक है, जब कभी पूछा जाए कि साइमन का समर्थन करने वाले कौन लोग थे, मुस्लिम लीग तो विरोध में थी, लेकिन इससे एक गुट अलग हो गया, क्या नाम था, मोहम्मद शफी, और इसने इसका समर्थन कर दिया। इसके साथ समर्थन के लोग कौन कौन थे, इसके समर्थन में कौन कौन से थे, एक आपका जस्टिस पार्टी, दूसरा आपका, ये कहा था, मद्रास में, और दूसरा आपका यूनियनिस्ट
यूनियनिस्ट पार्टी, ये कहाँ था? पंजाब में, ठीक। और मुस्लिम लीग का ये गुट, ठीक। और इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ये इसके पक्ष में थे। और यहाँ किसान मजदूर पार्टी, यह भी इसके विरोध में थी। अगर कभी आ जाए प्रश्न कि साइमन का समर्थन करने वाले कौन कौन से दल थे और साइमन का विरोध करने वाले कौन कौन से दल थे, तो विरोध करने वाले जस्टिस पार्टी मद्रास की, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की, डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट, ठीक है। और इसका विरोध करने वाले कौन कौन से थे? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, लिबरल फेडरेशन और किसान मजदूर पार्टी, ठीक है, ये सब इसके विरोध में थे। तो आज हम यहीं तक इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे की राजनीति पर कल हम चर्चा करेंगे। आप लोग इतना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको सीखिएगा और आप लोग आराम करिए और फिर कल हम मुलाकात करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।